सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सैटरडे को इस खूबसूरत से आर्टिकल को कवर करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के। रीडिफाइनिंग फैमिली फॉर टैक्स पर्पजेस इसका टाइटल है। ये आर्टिकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू पे लिखा हुआ है भारत में कि आप अपने जीते जी अपनी धन संपत्ति अपनी वेल्थ को किसी अनरिलेटेड आदमी को जो आपके परिवार से बाहर है उसको डोनेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने डोनेट किया किसी पड़ोसी किसी दोस्त रिश्तेदार को जो आपका भाई संबंधी नहीं है तो उस केस में सरकार उस पर भारी भरकम टैक्स लगाती है। फैमिली की परिभाषा को बदलने की ज़रूरत है भारत में, इस आर्टिकल में बताया गया है। इंटरेस्टिंग है। शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। 5, 6, 7 क्वेश्चंस आपके सामने। हर चीज़ को इसमें डिटेल में सिखाया गया है और जो सीखोगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा सभी क्वेश्चंस के। आइए क्लास को शुरू। कह रहा है जी रीडिफाइनिंग फैमिली फॉर टैक्स पर्पजेस। अभी क्या मेरा पेन खो गया, आपको मैंने बताया था ना, नया पेन मैंने ऑर्डर किया हुआ है तो अपने को कर्सर से काम चलाना पड़ेगा। अभी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ कुछ स्क्रीन पे। देखिए रीडिफाइन करने का मतलब होता है फिर से डिफाइन करना, फिर से परिभाषित करना। फैमिली यानी परिवार, और किस लिए भाई? टैक्स पर्पजेस से, टैक्स के मकसद से। कह रहा है जी टैक्स की नज़र से अगर देखा जाए तो भारत में फैमिली को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। आपका परिवार सिर्फ आपके माता पिता, बीवी बच्चे, हस्बैंड या आपके जो है भाई बहन नहीं है। आपके परिवार में आपकी मुंह बोली बहन भी आ सकती है जिसको आप 10 साल से राखी बंधवाते आ रहे हो। तो फैमिली को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है क्योंकि भारत में रिश्ते जो हैं खून के पार भी आप जो है बनते हुए देखेंगे। अब वही चीज़ इसके टाइटल पैराग्राफ में बताई गई है। छोटा सा आर्टिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कह रहे द नोशन ऑफ व्हाट कंप्राइजेस फैमिली इज़ मैनी मोर एक्सपेंसिव इन इंडिया। सेंटेंस का मीनिंग निकालने से पहले इसमें एक एरर रखी हुई है, मैं आपको एज ए चैलेंज उसको थ्रो कर रहा हूँ। जो लोग एरर को पकड़ें ज़रूर से कमेंट्स में डालें, फिर वो एरर मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। जिनको आ गई समझ में वो ज़रूर से डालना। कह रहे जो नोशन है, नोशन एक सिंपल सा वर्ड है, इसका मतलब है ख्याल, आइडिया, विचार या सिद्धांत। कह रहे जी जो सिद्धांत या ख्याल है और किस चीज़ का, कौन सी चीज़ कंप्राइज करती है फैमिली को, कौन सी चीज़ बनाती है परिवार को। कह रहे ये जो ख्याल है ना, ये ख्याल ही बहुत एक्सपांसिव है भारत में, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विस्तृत है इंडिया में। एक्सपांसिव मतलब जिसका एक्सपांस बहुत बड़ा हो, जो एक्सटेंसिव हो, ब्रॉड हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो। समझ पाए सेंटेंस को? भारत में परिवार खून के रिश्तों तक रिलेटेड नहीं होता। आपने अपनी पड़ोसन से अगर राखियाँ बंधवाई हैं तो वो आपकी बहन ही है और ज़िंदगी भर आप उसको बहन की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो परिवार को आपको टैक्स पर्पस से भारत सरकार को फिर से रिडिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि टैक्स तो अब परिवार के बाहर किसी को भी गिफ्ट दिया तो सरकार आपको लगाई देगी। आगे बात समझ में? द नोशन इज मैनी मोर एक्सपेंसिव इन इंडिया। नोशन यानी कि ख्याल यानी कि विचार आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है यहाँ पे रखी हुई इज। वर्ड आपका सब्जेक्ट है दूसरा जिसकी वर्ब है कंप्राइजेस। कंप्राइजेस, अच्छा कंप्राइज करना मतलब मिल के बना होना किसी चीज़ का। जैसे किताब मिल के बनी हुई है 100 पन्नों की। द बुक कंप्राइजेस 100 जो है पीसीज ऑफ पेपर। अगर 100 चैप्टर्स की बनी है तो 100 चैप्टर्स। जो कोई घर है वो बना हुआ है 10 कमरों का, तो द हाउस कंप्राइजेस 10 रूम्स। तो जो भी चीज़ जिससे कंपोज्ड होती है उसको आप कंप्राइज वर्ब से बताते हैं और इसके बाद में कभी भी ऑफ नहीं लगता। कंप्राइज वर्ब ट्रांजिटिव है, कभी भी अपने बाद में ऑफ नहीं लेगी। एक्सपेंसिव मैंने आपको बता दिया, जिसका एक्सपांस यानी दायरा बहुत बड़ा हो। एक्सपांसिव मतलब ब्रॉड या कॉम्प्रिहेंसिव, बड़े दायरे वाला। इस वर्ड को एक्सपेंसिव वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है। एक्सपांसिव मतलब बड़े दायरे वाला, एक्सपांस वाला। एक्सपेंसिव मतलब बड़े खर्चे वाला, एक्सपेंस वाला। महंगे को एक्सपेंसिव बोला जाता है, बड़े को एक्सपेंसिव बोला जाता है। तो दोनों अलग वर्ड्स हैं। महंगे के लिए और महंगाई के लिए एक और वर्ड लिख देते हैं यहाँ पे, एडवांस वर्ड है। कई बार इसको ब्रेक करके बताया हो मैंने, जो बच्चे क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं अच्छे से इसको जानते होंगे। एक्सॉर्बिटेंट। अगर कोई चीज़ है जो आप सोच के गए थे 10 रुपये की होगी, दुकानदार ने बोला जी 550 रुपये की है, तो आप क्या बोलेंगे? भाई इसका प्राइस तो एक्सॉर्बिटेंट है, मेरी जो है समझ और बूझ से पार है, इसका प्राइस तो मैं सोच भी नहीं सकता कभी इसको खरीदने का। एक्सॉर्बिटेंट, हाईली एक्सपेंसिव। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इस आर्टिकल की सारी वोकैब आपको दिखाएंगे, ये एक्सपांसिव, ये एक्सपेंसिव, ये ऑनररी, ये नीस, ताकि इसको आप स्मूथली पढ़ सकें। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें क्लास को। कोशिश यही है कि आपका 5-6 घंटा सेव हो
इस पौने घंटे की क्लास में इंग्लिश के सारे एस्पेक्ट्स को आप कवर कर सकें, रिवाइज कर सकें। आपके लाइक से वीडियोस आगे दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचती है। और उसी के साथ में जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत है मॉक टेस्ट के पैक की, तो आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगा टेक्स्टबुक.com सेल एक्टिव हो चुकी है। इनका 1 साल का मॉक टेस्ट पास आपको 18 महीने की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, 6 महीने की एडिशनल वैलिडिटी, और प्राइसेस भी डिस्काउंटेड है। 269 रुपीज़ फॉर दिस 18 मंथ मॉक टेस्ट पास। मॉक टेस्ट पास में आपको लगभग 70,000 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं 500 से ज़्यादा एग्जाम्स के। इसमें आपको CGL के 1701 मॉक टेस्ट मिलेंगे, CHSL के 2329, जो है MTS के 1415। इसी तरीके से हज़ारों मॉक टेस्ट बैंकिंग, क्लरिकल, PO, प्रीलिम्स, मेंस, डिफेंस, रेलवेज, हर तरह के एग्जाम्स इसमें कवर्ड है। सेल का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं। फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिलेगा टेक्स्ट बुक का। लिंक से आपको पास दिखाएगा 18 महीने का 299 रुपये में, लेकिन इस पर एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं आप। कोड लगाएं YT10। जैसे ही इस कोड को आप लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, आपका प्राइस जो है घट करके हो जाएगा 269। पास का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। अगर आपको पास की नीड है देन दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय द पास। चलिए वोकैब शीट, सर्कमस्टांस से लेकर के इनहेरिटेंस तक 5 वर्ड्स है अपने पास। सर्कमस्टांस का मतलब होता है सिचुएशन या कंडीशन, हालात बोलते हैं इसको हिंदी में। कॉन्टेक्स्ट भी इसका एक सिनोनिम है सिचुएशन के लिए। द आइलैंड नेशन इज़ गोइंग थ्रू एक्सट्रीमली डेंजरस सर्कमस्टांसेस। ये जो आइलैंड नेशन है, ये जो आइलैंड से बना हुआ देश है, ये मैंने श्रीलंका के लिए सेंटेंस बनाया था। श्रीलंका जो है वो गो थ्रू कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है या गुजर रहा है बहुत ही ख़तरनाक हालातों से। अभी आप आइलैंड नेशन को पाकिस्तान से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। पाकिस्तान भी मुश्किल हालातों से गुजर रहा है ना, तो मैं बोल सकता हूँ पाक इज़ गोइंग थ्रू एक्सट्रीमली डेंजरस सर्कमस्टांसेस। आज ये सर्कमस्टांस वर्ड का सिनोनिम कॉन्टेक्स्ट जो है आर्टिकल में आप देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट। अगला वर्ड है सोलेम। बहुत दिनों बाद आया है वर्ड। पहले तो इसको बोलना सीखो, सोलेम। एन जो है इसमें साइलेंट है। सोलेम का मैं हिंदी मीनिंग आपको बता नहीं पा रहा हूँ। कोई ऐसी चीज़ जो सीरियस और सिंसियर हो। जैसे कोई लड़का मिल गया आपको, कोई लड़की मिल गई, आपने उससे बातचीत की, 5 मिनट में आपको पता लग गया ये बंदा या बंदी एक तो सिंसियर बहुत है, बदतमीजी नहीं जानता, दूसरा अपने हर चीज़ को लेकर सीरियस है, तो आप बोल सकते हैं सोलेम नेचर का आदमी है ये। आ रही बात समझ में? बहुत ही ज़्यादा संजीदा बोल सकते हैं इसको, संजीदा। अर्निस्ट और सोबर इसके सिनोनिम्स हैं। हिंदी में संजीदा बोल सकते हैं आप। सोल्जर्स आर बाउंड बाय सोलेम ऑथ ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर मदरलैंड। सोल्जर्स बाउंड होते हैं, सिपाही जो हैं बंधे हुए होते हैं उस संजीदा शपथ के साथ जो है अपनी मातृभूमि को प्रोटेक्ट करने की, रक्षा करने की। सिपाहियों की सब जो सोल्जर्स हैं, जो फौजी हैं, उनकी शपथ ऐसी नहीं होती कि कभी भी तोड़ दें वो, भाई अब तो गोलियां खूब पड़ रही हैं तो मैं भूल जाता हूँ मेरी ओथ को, ऐसा नहीं है। सोल्जर की ओथ बड़ी संजीदा है, सोलेम है, जान की बाजी लगा के वो इसको प्रोटेक्ट करेगा अपनी ओथ को। तो सीरियस और सिंसियर के लिए वर्ड यूज़ होता है, आर्टिकल में देखेंगे। अर्निस्ट इसका एक जो है कॉमन सिनोनिम है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो दूसरी चीज़ के अंदर बसी हुई हो, इनसेपरेबल पार्ट हो उसका। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्निहित। एग्ज़ाम की तैयारी में पढ़ाई करना और मेहनत करना इंटीग्रल है। पैसे कमाने के लिए या पैसे कमाने की प्रक्रिया में कुछ जॉब या व्यापार करना इंटीग्रल है। स्टॉक मार्केट में रिस्क इंटीग्रल है। आ रही बात समझ में? ऐसे ही वर्ड यूज़ होगा, इनसेपरेबल, इंटीग्रल, इननेट, इनहेरेंट। आगे दिखा देता हूँ, इसके सारे सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। अंडरलाइंग भी इसको बोलते हैं। आज इननेट नाम का इसका सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, इननेट क्या है? इन मतलब अंदर, नेट मतलब नेचर। जो चीज़ किसी के नेचर में हो वो अपने आप ही उसके अंतर्निहित या इनसेपरेबल पार्ट बन के बैठी होगी। आपके नेचर में कोई चीज़ है तो वो हमेशा रहेगी ना, आपसे अलग हो सकती है वो, ऐसे याद रखो इसको। अगला वर्ड है कंस्ट्रेंट। बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेशंस, आपकी किसी चीज़ को लेकर के रुकावटें। लिमिटेशन समझते हैं ना? जैसे आप बहुत पैसे वाली फैमिली से नहीं आते हैं तो UPSC की तैयारी दिल्ली में जाके राजेंद्र नगर में करना आपके लिए कंस्ट्रेंट है। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना फाइनेंशियल जो है बैकिंग नहीं है। वहाँ पे रहोगे, खर्चा करोगे, कोचिंग करोगे, लिविंग एक्सपेंसेस हैं, 2 साल तक जॉब भी नहीं करोगे, तो ये एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है आपकी तैयारी में। ऐसे इस वर्ड को याद रखें। लिमिटेशन इसको बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं, पाबंदी बोलते हैं इसको। द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट इन एक्सपेंशन ऑफ अ कंपनीज बिजनेस इज़ लैक ऑफ फाइनेंसेस। सबसे बड़ी रुकावट या पाबंदी किसी भी कंपनी के एक्सपांशन में या फैलाव में, उसके बिजनेस में होती है पैसे की कमी, यानी लैक ऑफ फाइनेंसेस। पैसा मिल जाए तो कोई भी कंपनी कुछ सालों में बड़ी होकर ग्रो हो सकती है ना, रिलायंस और अडानी की तरह बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकती है। चलिए, लास्ट वर्ड है इसका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है आपकी विरासत। विरासत
आपके फादर मदर से आपको कुछ ज़मीन मिली, घर मिला, या हो सकता है स्वभाव में कुछ चीज़ें मिली हो जो आपको अपने परिवार से मिली हो। जैसे किसी को गुस्सा मिलता है अपने मदर फादर से, किसी आदमी को बहुत हार्ड वर्किंग जो है, हार्ड वर्क करने की जो है ना वो मिलते हैं, फीचर मिलते हैं, तो ये भी आपकी इनहेरिटेंस है। तो चाहे तो कोई फिजिकल चीज़ मिली हो या चाहे गुण मिला हो जो आपके माँ बाप ने आपको दिया हो, वो आपकी विरासत, इनहेरिटेंस या आपकी हेरिटेज कहलाती है। तो इनहेरिटेंस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। माई फूलिश नेबर स्पेंड ऑल हर इनहेरिटेंस इन अ ईयर। मेरी बेवकूफ़ पड़ोसन ने स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया अपनी सारी विरासत को, सारे उस पैसे को जो माँ बाप से मिला था एक ही साल में, है ना। इनहेरिटेंस मिली होगी उसको, उसने सारा उड़ा दिया। तो ऐसे इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं। सारे वर्ड्स वही हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। संजीदा, इनसेपरेबल, पाबंदी, विरासत, हालात, है ना। इंग्लिश को हवा बना के चलोगे तो हवा ही बनेगी, इसको लैंग्वेज की तरह पढ़ो। आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल की आपको वोकैब दिखा दी, अब इसकी एक समरी आपको देते हैं किस बारे में लिखा हुआ है। समरी यही है, जैसा मैंने आपको बताया, आपके पास हज़ारों करोड़ रुपया हो सकता है और आप अपने परिवार को वो सारा पैसा दे सकते हो। अपने बच्चों को जीते जी भी दे सकते हो और जाने के बाद भी दे सकते हो, है ना, अपनी विल में, अपनी वसीयत में। इस पर कोई टैक्स नहीं लगता इंडिया में, अनलाइक यूएस और यूके। यूएस यूके में अगर बाप भी अपने बच्चे को कुछ नाम दे रहा है ना, तो उसमें 33 या 40% टैक्स लगाया जाता है, इनहेरिटेंस टैक्स। तो इंडिया में ऐसा कोई टैक्स नहीं है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे कानून बना हुआ है इंडिया में कि आप अनरिलेटेड लोगों को अपनी जायदाद नहीं दे सकते हो। आप अपने दोस्त को कुछ गाड़ी देना चाहो, अपने किसी पड़ोसी को अपना घर गिफ्ट करना चाहो, तो ये सब काम करने पे आपके उस पड़ोसी या दोस्त को भारी भरकम टैक्स सरकार को देना पड़ेगा जितना उसको गिफ्ट मिल रहा है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि हमारे यहाँ इनहेरिटेंस टैक्स तो है नहीं, तो इस तरह के जो टैक्स है ना अनरिलेटेड लोगों पे डोनेशन के, इनको भी हटा देना चाहिए, या फिर इनका थोड़ा सा दायरा बड़ा कर दो। आपकी कोई मुंह बोली बहन हो सकती है ना, हर आदमी को ऐसा कुछ स्कोप मिले कि फैमिली के अलावा वो 3 लोगों को अपनी जायदाद में से कुछ दे सके और उन लोगों को टैक्स ना भरना पड़े। तो ये आज के वक्त की नीड है। फैमिली को भारत सरकार को रीडिफाइन करना होगा टैक्स पर्पजेस के साथ। अब थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ोगे ना और अच्छे से आपको आइडिया मिलेगा समरी के बारे में। आज की टोन है सजेस्ट करके आपको बता रहा है क्या सरकार को करना चाहिए। चलिए, कह रहा है अनलाइक इन द वेस्ट द नोशन ऑफ वर्ड कंप्राइजेज फैमिली or individuals who share similar level of familiarity is much more expensive in India। कह रहा है जी वेस्ट से बिल्कुल उल्टा। लाइक का मतलब है बिल्कुल वेस्ट की तरह। वेस्ट मतलब पश्चिमी देश। देखो द लग गया, वेस्ट का डब्ल्यू बड़ा हो गया, इसका मतलब है सभी पश्चिमी देश। अगर द ईस्ट लिखा होता तो सभी पूर्वी देश, है ना। तो कह रहे जी द वेस्ट के बिल्कुल अनलाइक, उनके बिल्कुल उल्टा जा कर के हुआ क्या। कह रहे जो नोशन है, जो ख्याल है, जो विचार है, और कौन सी चीज़ कंप्राइज करती है फैमिली, ये वाला ख्याल कि कौन सी चीज़ बनाती है परिवार, और या फिर वो इंडिविजुअल्स जो शेयर करते हैं बराबर के लेवल ऑफ फैमिलियरिटी को। फैमिलियरिटी का मतलब होता है जाना पहचानापन। कह रहे जी ये जो नोशन है ना, कौन लोग आपका परिवार बनाते हैं या कौन लोग आपके सगे संबंधी है, फैमिलियरिटी को बनाते हैं, जाना पहचानापन बनाते हैं। कह रहे ये नोशन जो है ना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत बड़ा है भारत में, इज़ मोर एक्सपेंसिव इन इंडिया। तो वेस्ट में फैमिली बहुत छोटी होती है, माता पिता, एक भाई, 2 बहनें, एक हस्बैंड, एक एक्स हस्बैंड और 4 बच्चे, बस यही फैमिली है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपको फैमिली की परिभाषा बहुत बड़ी मिलेगी, आपको दूर दूर तक लोग अपने परिवार बताते हुए मिलेंगे, है ना। नोशन आपका सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है, वट की वर्ब है कंप्राइजेस, हु की वर्ब है शेयर। हु आया इंडिविजुअल्स के लिए, प्लूरल के लिए आया है, प्लूरल एंटीसीडेंट लेकर के, तो इसलिए हु की वर्ब को भी प्लूरल रखा गया है। फैमिलियरिटी का मतलब होता है सगा संबंध या जाना पहचानापन, है ना, संबंध बोल सकते हैं फैमिलियरिटी को। चलिए, ऊपर वाले सेंटेंस में एरर क्या थी, देखो मोर के आगे मैनी कभी नहीं लगता। इंग्लिश में मोर के आगे कभी भी मैनी को नहीं लगाया जाता। वेरी मोर और सो, सॉरी वेरी मैनी और सो कभी भी मोर के आगे नहीं लगते। तो क्या लगता है, अगर मोर के आगे कोई एडवर्ब लगानी हो तो या तो लगेगी मच या लगेगी फार। फार मोर एक्सपेंसिव या मच मोर एक्सपेंसिव, मैनी मोर एक्सपेंसिव, वेरी मोर एक्सपेंसिव, है ना, सो मोर एक्सपेंसिव, ये सब गलत है। मच लगेगा या फार लगेगा। तो ये छोटी सी एरर थी, इसमें आपने पकड़नी थी। चलो वो आगे बढ़ते हैं। भारत में फैमिली का ख्याल कितना बड़ा है। कह रहा है डिस्टेंट कजिन, एन ऑनररी नीस, इवन एन अनरिलेटेड राखी ब्रदर और सिस्टर कैन बी एज क्लोज एज ब्लड लाइन। कह रहा है एक दूर का कजिन, है ना, मम्मा की, फूफे के बेटी के बेटे का भतीजा, आ रही बात समझ में, डिस्टेंट कजिन। और या फिर एक ऑनररी नीस, एक ऐसी नीस, एक ऐसी भतीजी
जो ऑनरेरी है, जो वास्तव में आपकी भतीजी नहीं है, आपने उसको ऑनर दिया हुआ है भतीजे आप बोल देते ना किसी को, ये तो मेरा भतीजा है नहीं आपका भतीजा, बस बना रखा आपने, ऑनरेरी बना रखा उसको नाम भर का। और या फिर एक अनरिलेटेड राखी ब्रदर या सिस्टर, ऐसा पर्सन जो आपसे रिलेटेड नहीं है लेकिन राखी बांधते हो या बंधवाते हो, उसका आपका भाई या बहन बना हुआ है। कह रहे ये सभी लोग जो है ना, ये हो सकते हैं, कैन बी, उतने ही नज़दीक, एज क्लोज, जितना कि आपकी ब्लड लाइन के लोग, जितना कि आपके खून के रिश्ते वाले लोग। तो भारत में आपको देखने को बहुत मिलेगा। आ रही बात समझ में? सब लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं ना? डिस्टेंट कजिन, ऑनररी नीस और ब्रदर सिस्टर, तीनों की वर्ब है कैन बी। डिस्टेंट मतलब दूर वाला, ऑनररी मतलब नाम भर की, है ना, नीस मतलब भतीजी, और इसका जो है मेल जो काउंटर पार्ट होता है वो होता है नेफ्यू। नीस मतलब भतीजी, नेफ्यू मतलब भतीजा, है ना, भतीजा भतीजी को आप ऐसे बताते हैं नेफ्यू और नीस से। चलिए, ब्लड लाइन मतलब आपके खून के रिश्ते के लोग, जो आपके परिवार की लीनियज में आते हैं। कह रहे जी, इन दिस कॉन्टेक्स्ट द सोलिटरी विंडो फॉर टैक्स फ्री गिफ्ट्स एट वेडिंग्स दो सिग्निफिकेंट मे नॉट बी एडिक्वेट। कह रहे अगर इस कॉन्टेक्स्ट में भारत को देखा जाए, जो हमने ऊपर बताया, कह रहे इस सिचुएशन को देखा जाए तो अकेली जो एक विंडो मिली हुई है, विंडो का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। देखो, खिड़की भी होती है, लेकिन खिड़की क्या होती है? अपॉर्चुनिटी के, आपने बहुत बार सुना होगा कि आप विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है, तो विंडो वर्ड जो है अपॉर्चुनिटी के साथ में इंग्लिश में मिक्स हो जाता है। तो कह रहे जी, एक सॉलिटरी जो विंडो मिली हुई है, जो अकेली एक अपॉर्चुनिटी या मौका मिला हुआ है, और किसका? टैक्स फ्री गिफ्ट्स का, ऐसे गिफ्ट्स का जिस पे टैक्स ना लगेगा। और कब मिला हुआ है? वेडिंग्स पे, यानी शादियों पे। कह रहे हैं हालांकि वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत बड़ा है, लेकिन हो सकता है वो एडिक्वेट ना हो, पर्याप्त ना हो। तो सिर्फ एक ही मौका मिलता है इंसान को अपने से पराए लोगों को बिना टैक्स के कुछ पैसा देने का, और वो मौका होता है शादी के वक्त। आप अपनी बेटी और अपने जवाई के नाम बहुत सारा पैसा छोड़ सकते हो, सरकार आपकी बेटी और जवाई से कोई टैक्स नहीं लेगी, चाहे हज़ारों लाखों करोड़ रुपया उनको आप दान में दें, है ना, डोनेट करें, गिफ्ट करें। तो कह रहे ये विंडो अपने आप में एडिक्वेट नहीं है, हमें और भी विंडोज़ इंडियंस को चाहिए होंगी। चलिए, विंडो की वर्ब है मे नॉट बी, एडिक्वेट मतलब सफिशेंट, पर्याप्त, सॉलिटरी मतलब अकेला अकेला, अलोन, कॉन्टेक्स्ट का मतलब है सर्कमस्टेंस, सिनेरियो या हालात। और आगे बढ़े, कह रहे जी, एंटी टैक्स इन गिफ्ट टैक्स इन इंडिया हैज़ बीन यूज प्रिंसिपली एज एन एंटी अब्यूज मैकेनिज्म। कह रहे जो गिफ्ट टैक्स है भारत में, गिफ्ट देने पे जो टैक्स लगाया जाता है, कह रहा है उसको इस्तेमाल किया गया है प्रिंसिपली, यानी मुख्य तौर पे एक एंटी अब्यूज मैकेनिज्म के तौर पे, एक ऐसे सिस्टम या मैकेनिज्म के तौर पे जो अब्यूज़ के एंटी है, जो हैरासमेंट या एक्सप्लॉयटेशन को प्रोटेक्ट करने वाला है ना, रोकने वाला है। ये अगर टैक्स ना लगाए ना भारत में, गिफ्ट टैक्स, तो हर आदमी दूसरे आदमी को अपने पैसे दे देगा और बोल देगा कि मैंने इसको गिफ्ट दिया है, सरकार से सब लोग अपना टैक्स छुपा लेंगे। आ रही बात समझ में? तो गिफ्ट टैक्स इसीलिए लगाया गया कि लोग जो हैं इस सुविधा को अब्यूज़ ना करने लगें। 50,000 रुपये से ऊपर कोई भी गिफ्ट आप देते हैं तो सरकार उस पर सामने वाले से 10, 20 या 30% टैक्स वसूलेगी उसकी इनकम टैक्स रिटर्न में। आगे बात समझ में? टैक्स की वर्ब है हैज़ बीन यूज्ड पैसिव वॉइस में। एंटी अब्यूज़ मैकेनिज्म आप समझ गए हैं, ऐसा सिस्टम जो लोगों को एक्सप्लॉइट ना करने दे, सिस्टम को ख़राब ना करने दे। कह रहा है येट द पॉलिसिंग इंटेंट बिहाइंड टैक्सिंग गिफ्ट्स टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स ब्लॉक्स द पैथ फॉर सिंसियर गिफ्ट्स अबव अ लिमिट। अब ये उसी की बात कर रहा है 50,000 की लिमिट की। कह रहा है फिर भी येट जो पॉलिसिंग इंटेंट है, जो पॉलिसी बनाने का इरादा है, और किस चीज़ के पीछे? टैक्स करने के पीछे, टैक्स लगाने के पीछे गिफ्ट्स पे जो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स को जाते हैं, आपके पड़ोसी को, आपके दोस्त को, दूर के भांजे को। कह रहे ये जो इंटेंट है, जो सरकार ने इंटेंशन रखा हुआ है, ये रोक देता है, ब्लॉक कर देता है उस पैथ यानी रास्ते को जो है सिंसियर गिफ्ट का, अर्नेस्ट गिफ्ट का, सोलेम गिफ्ट का, संजीदा गिफ्ट का, और कब? एक लिमिट के पार। अरे बात समझ में? आपका पड़ोसी है जिसको पैसे की बहुत ज़रूरत है, उसको कुछ व्यापार करना है, आपने उसको व्यापार करने के लिए मशीनरी ला के दी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आपके पास पैसा था तो आपने उसको 5 लाख की मशीनरी गिफ्ट कर दी, आपका अच्छा दोस्त है, लेकिन सरकार उस 5 लाख की मशीनरी पे खड़ी हो जाएगी 20% टैक्स लेने के लिए, पड़ोसी को आके बोलेगी कि लाओ 1 लाख रुपया सरकार को जमा करवाओ। तो ये क्या सिंसियर गिफ्ट जब भी हमें देने होते हैं, किसी को जेन्युइन गिफ्ट देने होते हैं किसी की मदद के लिए, हमारा जो इंटेंट है सरकार का, वो गिफ्ट को रोक देता है, रास्ते को, पाथ को रोक देता है। इंटेंट की वर्ब है ब्लॉक्स। सिंसियर का मतलब होता है जेन्युइन या ऑनेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे दिस नीदर रेकनसाइल्स विद इंडियाज इननेट नोशन ऑफ एक्स्ट्रा फैमिलियर फैमिली नॉर विद इट्स पोजीशन ऑन स्टेट ड्यूटीज़। कह रहे ये जो पॉलिसी है भारत सरकार की,
कि किसी को जेन्युइन मदद करने पे सरकार उससे पैसे मांगने लगती है टैक्स की फॉर्म में। कह रहे ये ना तो रेकनसाइल विद करती है, ना तो ये अकॉर्डिंग टू है, ना तो ये हार्मोनाइज विद करती है, बिल्कुल हिसाब से है। इंडिया का जो इननेट नोशन है, अंतर्निहित ख्याल है एक्स्ट्रा फैमिलियल फैमिली का, ऐसे परिवार का जिसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा सगे संबंधी रखते हैं, दूर के लोगों को भी परिवार मानते हैं। तो हमारे इस परिवार की परिभाषा में ना तो ये फिट बैठता है और ना ही ये फिट बैठता है भारत की पोजीशन पे जो है स्टेट ड्यूटीज़ को लेकर के। स्टेट ड्यूटीज़ का मतलब होता है इनहेरिटेंस टैक्स। आपको बताया था मैंने, कुछ कंट्रीज़ में लगता है जिसमें बाप अपने बेटे को भी जायदाद नाम करे तो सरकार उससे पैसे लेती है। तो भारत में तो कोई स्टेट ड्यूटी लगती नहीं है। तो जब स्टेट ड्यूटी हमारे पास है ही नहीं और हमारा परिवार ही बहुत बड़ा है, जब कोई टैक्स इनहेरिटेंस पे बनता ही नहीं है, फिर अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स पे जो टैक्स हम लगाते हैं, सरकारी पॉलिसी उससे रेकनसाइल विद नहीं कर पा रही। समझ गए? चलो, दिस की वर्ब है रेकनसाइल विद करना, मतलब हिसाब से होना या दूसरी चीज़ से कंपैटिबल होना, है ना, हिसाब एकदम उसके टर्म्स में होना, उसी के फॉर्म में होना। इननेट, इनहेरेंट, इनसेपरेबल, इंटीग्रल बताया था ना, अंतर्निहित हो या इनसेपरेबल पार्ट हो। चलिए आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है एसेट्स कैन बी विल्ड टू एनी पर्सन आउटसाइड अ डोनर्स लीगल एयर्स विदाउट इन्वाइटिंग टैक्स। अब कह रहा है ज़रूरी नहीं है टैक्स लगे लगे। कह रहा है आप अपने एसेट्स, अपनी संपत्ति विल कर सकते हो। विल वर्ब का मतलब होता है किसी को नाम कर देना, जैसे अपना घर किसी के नाम कर दिया है ना वसीयत में। कह रहा है अपने एसेट्स को भी वसीयत में लिख सकते हो किसी भी पर्सन को आप जो डोनर के लीगल एयर्स के आउटसाइड है, जो उसके कानूनी उत्तराधिकारों के वारिसों के बाहर है, बिना टैक्स लगवाए, विदाउट इन्वाइटिंग टैक्स। तो कह रहे एक जुगाड़ जरूर है इस तरह के गिफ्ट बिना टैक्स के देने का भारत में। एसेट्स की वर्ब है कैन बी विल्ड। अब वो जुगाड़ आपको बताएगा जुगाड़ क्या है। उससे पहले विल नाम की वर्ब देख लो। विल का मतलब होता है किसी को वसीयत लिख करके नाम देना, है ना। डोनेट करना, ग्रांट करना, ट्रांसफ़र करना, एंडो करना, ये सब वसीयत नाम करने के सिनोनिम्स हैं। भाई वसीयत में कुछ चीज़ें किसी को ट्रांसफ़र ही करोगे ना, ग्रांट या डोनेट ही तो करोगे, तो विल वर्ब से बनाते हैं। अब देखो विल वर्ब से रिलेटेड दो अपने पास वन वर्ड्स हैं। पहला है टेस्टेट और दूसरा है इंटेस्टेट। क्या मीनिंग्स होते हैं इनके? देखो कॉमन से हैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, कुछ नया होता तो पहले आपको बताते। देखिए टेस्टेट का मतलब होता है अ पर्सन विद अ विल, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी वसीयत लिखी हुई है अपने जीते जी। और इंटेस्टेड कौन है? अ पर्सन हु डाइज विदाउट अ विल। आगे बात समझ में? अगर आदमी, कोई पर्सन बिना अपनी वसीयत लिखे उसकी डेथ हो जाए तो वो इंटेस्टेड जो है ना स्टेट में मारा गया, मतलब उस इंटेस्टेड स्टेट में उसकी डेथ हुई है, क्योंकि उसकी कोई वसीयत के वारिस तो बहुत हैं लेकिन वसीयत उसने लिखी नहीं है किसके पास क्या जाएगी। फिर ऐसे मामले में कोर्ट डिसाइड करती है किसको क्या देना है। और टेस्टेड वो आदमी है जो चैन की ज़िंदगी पूरी करके गया और अपनी विल को रख के गया अपने वारिसों के नाम, किसको किसको कितना कितना बांटा जाए। तो ये दोनों वन वर्ड्स याद रखें, टेस्टेट और इंटेस्टेट को, कॉमन से हैं। एयर का मतलब होता है आपके उत्तराधिकारी, आपके डिसेंडेंट, इसको एयर बोलते हैं, एयर। इसको हेयर मत बोलना, HEIR एयर। और इसके अगर आपको आर्टिकल लगाना है तो ए और एन में से आप चूज़ करते हैं एन को, ठीक है ना। ये वो एन, एयर जो है ऑनेस्ट वाला ही है, आर वाला ही है। ऑनेस्ट के आगे भी आप एन लगाते हैं, आर के आगे भी आप एन लगाते हैं। तो एच को ह की आवाज़ ना देके अ की आवाज़ देते हैं और इसके आगे अपने एन नाम के आर्टिकल को लगाते हैं जब भी लगाना हो। चलिए अब वो जुगाड़ बताएगा। कह रहा है द टैक्स सिस्टम फेवर्स गिफ्टिंग टू एन अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द डोनर। कह रहा है हमारा टैक्स सिस्टम फेवर करता है गिफ्ट करने को एक अनरिलेटेड इंडिविजुअल को, एक बिना रिलेशन के इंडिविजुअल को, महज डोनर की डेथ के बाद। तो अपने जीते जी तो आप अपने सिर्फ उत्तराधिकारियों को ही अपनी संपत्ति दे सकते हैं। अपने दोस्त यार को देंगे तो सरकार टैक्स ले लेगी, अपने बेटे को देंगे, अपनी बेटी को देंगे तो सरकार नहीं लेगी। हाँ, लेकिन अगर किसी को देना ही है तो फिर उसकी वसीयत में उसके नाम रख करके जाओ, फिर वो आदमी आपकी मौत के बाद या किसी की भी डेथ के बाद सरकार से बिना टैक्स लगवाए संपत्ति को टेक ओवर कर लेगा। तो ये जुगाड़ है इंडिया में। अब कह रहे इसमें दिक्कत क्या है? कह रहे दिस कैन लीड टू अनवारंटेड डिले एज द डिसीजन टू गिव इज ऑलमोस्ट ऑलवेज टेकन ड्यूरिंग द डोनर्स लाइफ टाइम। कह रहे ये चीज़ जो है ना लीड टू कर सकती है बिना बात के, अनवारंटेड, बेफालतू के डिले की तरफ, देरी की तरफ। कह रहे क्योंकि जो फैसला है दे देने का, कुछ चीज़ नाम कर देने का, वो ऑलमोस्ट हमेशा ही लिया जाता है डोनर की यानी देने वाले की ज़िंदगी के दौरान।
दोस्त को आज पैसा चाहिए, आप बोल रहे हो मैं वसीयत में डाल रहा हूँ, जब मेरी मौत हो जाएगी तब तू ले लेना, तो ये तो गलत बात होगी ना। आप पता नहीं 10 साल जी जाओ, 20 साल जी जाओ, उससे पहले आपका दोस्त ही नहीं पड़ जाए। तो अनवारंटेड डिले होते हैं इस जुगाड़ के अंदर। आपकी डेथ के बाद जाएगा आपके दोस्त के पास, अगर बिना टैक्स के आपको देना है तो। दिस की वर्ब है कैन लीड टू। अनवारंटेड मतलब जो अनरिक्वायर्ड हो, जो अननेसेसरी हो, जो अनजस्टिफाइड हो, जिसकी कोई ज़रूरत ना हो, बेफालतू का हो। डिसीजन की वर्ब है इज टेकन, डिसीजन इज टेकन। कह रहे द गिफ्ट टैक्स इमर्ज्ड एज अ रेगुलेटरी बैकस्टॉप टू कर्ब अवॉइडेंस इन कंट्रीज दैट हैव इनहेरिटेंस टैक्स। कह रहे जो गिफ्ट टैक्स भारत लगा के बैठा है ना, जीते जी नहीं दोगे, जीते जी दोगे तो टैक्स लगेगा। कह रहा ये टैक्स इमर्ज किया था, उभर करके आया था एक रेगुलेटरी बैकस्टॉप के तौर पे, एक रेगुलेशन से रिलेटेड एक रुकावट के तौर पे। बैकस्टॉप मतलब रुकावट, और किसके लिए? ताकि रोका जा सके, कर्ब किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके अवॉइडेंस को, यानी कि चोरी को। टैक्स अवॉइडेंस मतलब टैक्स की चोरी। ऐसे देशों में जिनके एक इनहेरिटेंस टैक्स का फॉर्मूला लगता है, जिन देशों में वसीयत पे टैक्स का कानून बना हुआ है, तो वहाँ क्या करते थे लोग, अपने बच्चे को देंगे तो इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा, तो पहले अपने पड़ोसी को देते थे, फिर पड़ोसी को बोलते थे तो 10% रख ले, फिर तू मेरे बेटे को दे दे। आ रही बात समझ में? तो सरकार को 30-40% टैक्स ना देना पड़े, पड़ोसी को 5% 10% दे देंगे, पहले पड़ोसी के नाम कर देंगे, फिर वो पड़ोसी आपके बच्चे के नाम कर देगा। तो वो गिफ्ट टैक्स इसलिए वहाँ लगाया गया कि इनहेरिटेंस टैक्स को लोग अवॉइड ना करें। भारत में ऐसा कोई टैक्स है ही नहीं, तो फिर गिफ्ट टैक्स क्यों लगा हुआ है? गिफ्ट टैक्स की वर्ब होगी मस्ट, दैट की वर्ब है हैव। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, है ना। इनहेरिटेंस टैक्स मतलब विरासत पे लगने वाले माल सामान पे टैक्स। कह रहा जी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इट मेरली स्टेमाइज गिफ्टिंग। कह रहा जी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखे तो ये खाली खाली स्टाइमी करता है। स्टाइमी का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ के रास्ते का रोड़ा बनना, हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, गिफ्टिंग को यानी गिफ्ट देने को। कह रहे GOI शुड कंसीडर एक्सपैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ फैमिली इन द कंपनीज एक्ट एंड अलाउ से 3 persons of the gifter's choice regardless of whether they fall under the straight and narrow category of kith and kin or not। कह रहा है इसका इलाज यही है, सरकार जो है GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको कंसीडर करना चाहिए कि वो एक्सपैंड करे और बड़ा करे दायरे को, और किसको? उस डेफिनेशन के दायरे को, परिभाषा के दायरे को जो है परिवार की, और किसमें? कंपनीज एक्ट में। और अलाउ करे 3 लोगों को जो हैं गिफ्टर की चॉइस के, चाहे रिगार्डलेस ऑफ, इस चीज़ को रिगार्ड दिए बिना, इस चीज़ को तवज्जो दिए बिना, हाँ या ना वो फॉल करें या ना करें अंडर द स्ट्रेट एंड नैरो कैटेगरी, इस सीधी सादी और स्ट्रेट कैटेगरी में जो है रिश्ते और सगे संबंधों की, किन और किथ और किन की, या फिर नहीं। आ रही बात समझ में? तो अगर कोई कंपनी वंपनी है आपकी, खूब हज़ारों करोड़ रुपए आपने कमाए हैं, जोड़े हैं, मेहनत करके अपना एम्पायर खड़ा किया है, तो सरकार को आपको ऑप्शन देना चाहिए कि 3 लोगों को आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं, चाहे वो आपका कोई एम्प्लॉई हो, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपके दूर का कोई डिस्टेंट कजिन हो, या मुँह बोली बहन या भाई हो, है ना। तो ये इसका सोल्यूशन दे रहा है सरकार को। पूरा भी बंद मत करो गिफ्ट टैक्स को, लेकिन थोड़ी सी एक विंडो खोल दो, जेन्युइन किसी को गिफ्ट देना हो तो उस आदमी को रोका ना जाए। GOI की वर्ब है शुड कंसीडर, एंड GOI की वर्ब है शुड अलाउ। GOI शुड कंसीडर एक्सपेंडिंग द डेफिनेशन, एंड GOI शुड अलाउ 3 persons ऑफ गिफ्टर्स चॉइस। से का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। जब भी से वर्ड के पहले और बाद में कोमा मिल जाए, पहले और बाद के कोमा मिल जाए, तो इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ छोटी सी। से वैसे तो वर्ब है, इसका मतलब होता है कुछ कहना, वट डिड यू से टू मी, आपने मुझसे क्या कहा, लेकिन ये से का मतलब है कहने के लिए या एग्जाम्पल देने के लिए, पहले और बाद में इसके कॉमा लगेगा इस वाले मीनिंग के साथ। दे की वर्ब है फॉल। किथ एंड किन एक फ्रेज है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है आपके सगे संबंधी और परिवार। इसमें आपके माता पिता, भाई बहन भी आ गए, और जो आपके डायरेक्ट कजिन्स हैं, है ना, जो समझ गए ना, सीधे सीधे जो आपके चाचा और ताऊ के जो बच्चे हैं, वो भी किथ एंड किन का पार्ट बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है एक और प्रॉब्लम के बारे में, इसी टैक्स से जुड़ी हुई। कह रहे जी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स फेस अनदर सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय द कंपनीज एक्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स बियॉन्ड फैमिली मेंबर्स। कह रहे जो HNI हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, कौन होते हैं ये? इंडिया में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का मतलब ये होता है कि आपके बैंक अकाउंट में या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में $1 मिलियन यानी कि 8 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। घर परिवार में नहीं, कोई मकान दुकान ज़मीन में नहीं, आपके बैंक अकाउंट में, या आपके डीमैट अकाउंट में, या म्यूचुअल फंड अकाउंट में। तो कह रहे हैं जी 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा लिक्विड मनी जेब में लेके घूमने वाले जो लोग हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो भारत में तकरीबन 10 से 12 लाख हैं।
कह रहा है ये 10-12 लाख लोग जो है ना भारत के सबसे अल्ट्रा अमीर, ये लोग फेस करते हैं एक और सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स को, एक और सेट ऑफ जो है रुकावटों को। कंस्ट्रेंट तो समझ ही गए आप, जो इम्पोज की गई है कंपनीज एक्ट के द्वारा, और किस पे, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स पे, एसेट्स के ट्रांसफ़र पे फैमिली मेम्बर्स के पार बियॉन्ड फैमिली मेम्बर्स। तो ऑफ कोर्स ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स नरेगा में तो काम करेंगे नहीं, है ना, ये कहीं रिसेप्शनिस्ट का काम करेंगे नहीं, बैंक में तो गार्ड होंगे नहीं, ये ज़रूर ही कोई कंपनी चलाते होंगे, कुछ बड़ा काम करते होंगे। तो कंपनी एक्ट में इन लोगों पे बड़ी पाबंदी लगी हुई है कि अपने बच्चों के अलावा किसी के नाम भी कुछ नहीं कर सकते। ये एक और रुकावट फेस करते हैं कंपनी वाले हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। इनकी वर्ब है फेस, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट, रिस्ट्रिक्शन, इम्पोज यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये वो कंस्ट्रेंट्स हैं जो इम्पोज यानी लगाई गई हैं कंपनीज एक्ट के द्वारा। कंपनीज एक्ट वो वाला एक्ट है जिससे भारत की सारी लिमिटेड कंपनियां जो हैं, लिमिटेड और प्राइवेट कंपनियां जो हैं रेगुलेट होती हैं। करेक्ट डिस्क्लोजर्स बाय बोर्ड मेंबर्स ऑन रिलेटिव्स लीव नो स्कोप टू इंक्लूड अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स हु मे बिकम द बेनिफिशरीज ऑफ एसेट ट्रांसफ़र। कह रहा है ये एक्ट इतना मजबूत है कि डिस्क्लोजर करवाया जाता है किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स यानी बोर्ड मेंबर्स के द्वारा। डिस्क्लोजर मतलब एक स्टेटमेंट, एक क्लेम, एक दावा पेपर के ऊपर साइन करवा के, और किसके द्वारा, किस पे करवाया जाता है, सभी रिलेटिव्स पे, उनके सभी रिश्तेदारों पे। कह रहा है ऐसे जो डिस्क्लोजर जो पहले ही बोर्ड मेंबर से करवा लिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, ये छोड़ते हैं कोई भी स्कोप को नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोप मतलब गुंजाइश, और क्या करने की भाई, कि इंक्लूड कर लें आप किसी दूर के आदमी को, अनरिलेटेड इंडिविजुअल को, जो बन जाए हु मे बिकम बेनिफिशरी यानी लाभार्थी, फ़ायदा लेने वाला एसेट के ट्रांसफ़र का। तो जब आप बोर्ड मेंबर बनते हो, बोर्ड मेंबर कोड आपको भारत सरकार से मिलता है, तो आपकी एक फ़ाइल बनती है सरकार के पास कंपनीज एक्ट के अंदर, उसमें आपके सारे परिवार के नाम लिखे जाते हैं दूर दूर तक। फिर ऐसा नहीं है आप 5 साल बाद किसी को बहन बना लिया और उसको आपने बोला भाई ये मेरा ट्रांसफ़र कर दो, मेरे पैसे इसको दे दो। पहले डिस्क्लोजर सरकार के पास है, कोई ट्रांसफ़र करने का गुंजाइश ही नहीं है दूसरे आदमी को। डिस्क्लोजर की वर्ब है लीव, हु की वर्ब है मे बिकम, हु आया है अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स के लिए। चलिए, स्कोप का मतलब है गुंजाइश या दायरा। आगे बढ़े, मैं थोड़ा जोर देके हर सेंटेंस पे मीनिंग को इसलिए बताता हूँ कि ये पढ़ लेने से क्या हो जाएगा, बाय बोर्ड मेंबर्स ऑन रिलेटिव, इसका मीनिंग आना चाहिए ना। खाली इसको मैं रट्टू तोते की तरह बता दूं आपको और आप सुन के आगे बढ़ जाओ तो कुछ मीनिंग, आधा पढ़ लो एडिटोरियल अगर लंबा लगता है, लेकिन जो पढ़ोगे उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कह रहे जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वुड बी बेटर सर्व्ड इफ डायरेक्टर्स आर अलाउड टू डिस्क्लोज देयर इंटेंट टू ट्रांसफ़र शेयर होल्डिंग टू बेनिफिशरीज बियॉन्ड देयर इमीडिएट फैमिली। अब कह रहे हैं इसमें भी सरकार को एक सलाह है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कंपनियों के कामकाज का तरीका, कैसे कॉर्पोरेट में कंपनियां गवर्न करेंगी अपने रोज़मर्रा के ऑपरेशंस को। कह रहा है जी कंपनियों के कामकाज का तरीका और अच्छे तरीके से सर्व्ड होगा और अच्छे तरीके से उसको जो है फ़ायदा मिलेगा अगर जो कंपनियों के डायरेक्टर हैं, जो कि ये होते हैं HNI, कह रहा है अगर इनको अलाउ कर देते हैं, आप इजाज़त दे देते हैं कि ये डिस्क्लोज़ कर सकें, ये कभी भी बता सकें अपने इंटेंट को, अपने इरादे को ट्रांसफ़र कर देने का, अपनी शेयर होल्डिंग को, अपने हिस्से को उन बेनिफिशरीज़ को, उन लोगों को जो कि उनकी इमीडिएट फैमिली के बियॉन्ड है, जो उनके बीवी बच्चों और परिवार के पार हैं। तो हर एक डायरेक्टर से आप पूछो कि भाई कोई ऐसा आदमी भी है आपकी ज़िंदगी में जिसको आप अपनी फैमिली की तरह मानते हो। अगर मानते हो तो उसका नाम भी फाइल में डाल दो, कल को उसको आपको कुछ देना हो अपने जाने के बाद में तो अपने आप उसमें बंटवारा हो जाए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसकी वर्ब है वुड बी, डायरेक्टर्स की वर्ब है आर अलाउड। 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं, एक पीछे छोड़ के आए हैं, एक यहाँ पे आ गया। फटाफट आपको 2 मिनट लगा के बता देता हूँ। पहला ग्रामर कॉन्सेप्ट है कंसीडर के बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म को यूज़ करने का, और ये कॉन्सेप्ट लगता है शायद पिछले 10 दिनों में तीसरी बार आ रहा है, शायद चौथी बार भी आ रहा हो। ये सारी वो वर्ब्स हैं जो कि अपने बाद में या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगी या फिर नाउन को लेंगी, और मैंने इनके जोड़े बना दिए हैं ताकि याद करने में आसानी हो। एडमिट का मतलब है मानना, डिनाई का मतलब है मना कर देना, माइंड का मतलब है दिल पे ले लेना, नॉट माइंड का मतलब है मत लेना, कीप ऑन का मतलब जारी रखना, पोस्टपोन का मतलब पोस्टपोन कर देना, कंसीडर का मतलब है विचार करना, अवॉइड का मतलब है दूर रहना, एन्जॉय का मतलब है मज़ा लेना, टॉलरेट का मतलब है सज़ा को सहना, इमेजिन का मतलब है सोचते रहना, प्रैक्टिस का मतलब है करके दिखाना, रिज्यूम का मतलब है शुरू करना, फिनिश का मतलब है ख़त्म करना, स्पेंड टाइम वक्त बिताना, वेस्ट टाइम वक्त को बिगाड़ना, रिसेंट, रिपोर्ट और फेवर भी रख लेना, तीनों को साथ में रख दिया है, और 2 एडजेक्टिव्स भी रखे हैं बिजी और वर्थ। याद करने पड़ेंगे ये 15 वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। इनके बाद में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर नाउन को लगाया जाएगा, टू इन्फिनेटिव का कोई काम नहीं है। प्लीज़ अवॉइड टू गो आउट इन द रेन,
कृपा करके बाहर बारिश में जाने को अवॉइड करें। अवॉइड टू गो आउट इन द रेन। अरे भाई कंसीडर और अवॉइड वर्ब्स ऐसी हैं जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगी या नाउन लेंगी। अब नाउन तो यहाँ रखा नहीं है, नाउन तो यहाँ रखा नहीं है, तो जादूगर तो अपने है नहीं जो वर्ब का नाउन बना देंगे। तो क्या करें, इस वर्ब को वर्ब की आईएनजी में तो बदल सकते हो, नाउन नहीं है तो जीरेंट बना दो, यहाँ लिख दो अवॉइड गोइंग आउट इन द रेन। वैसे ही मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग टू फायर सम एम्प्लॉइज, तो टू फायर की जगह यहाँ पे फायरिंग करना पड़ेगा, कंसीडरिंग फायरिंग सब एम्प्लॉइज। अब ये देख के अजीब लग रहा होगा कुछ बच्चों को, सर कंसीडरिंग फायरिंग, हाँ भाई ये मेन वर्ब है, ये जीरेंट है, आएंगे दोनों साथ में, दोनों का अलग अलग काम है, दोनों आईएनजी फॉर्म है लेकिन दोनों के अलग अलग टास्क हैं सेंटेंस के अंदर। शी इज़ बिजी टू राइट अ नॉवल नाउ डेज, वो बिजी है आजकल एक नॉवल को लिखने में, तो बिजी टू राइट की जगह बिजी राइटिंग, ठीक है। वैसे ही द थीफ रिफ्यूज टू एडमिट टू स्टील एनीथिंग, इस सेंटेंस को सही करके सभी लोग जो है कमेंट्स में डालेंगे। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, वर्ब्स आपके सामने रखी हुई हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट वाले को खुद से अटेम्प्ट करना है और इसको कमेंट्स में डालना है, ठीक है, डालो इसको। और याद रखेंगे एडमिट वर्ब अपने बाद में टू ऑप्शनल रख सकती है। देखो इसको तो जिसमें बदलना है बदलना ही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ एडमिट एक ऐसी खास वर्ब है जो अपने बाद में सीधे भी ऑब्जेक्ट ले सकती है और चाहे तो टू के साथ भी ले सकती है। तो टू यहाँ पे ऑप्शनल है, इसको लगा के या हटा के दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। चलो और आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपको बाद में करवाएंगे, पूरा कर लेते हैं आर्टिकल, ठीक है। तो ये इनकी बात हो गई भाई, इनको अलाउ करना चाहिए कि वो किसी का नाम लिख के दें, HNIs हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। कह रहा है जी टू द एक्सटेंट दैट दिस एनकरेजेस वेल डिस्पर्शन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट्स कैन प्रोवाइड अ लाइट टच टू रेगुलेशन देन अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट लाइक एन इनहेरिटेंस टैक्स। कह रहे जी इन लोगों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, टैक्स लगवा के भी नहीं दे सकते ये। भाई दूसरे लोग तो टैक्स लगवा के तो दे सकते हैं ना, फूफे की बेटी को है ना, या किसी मुँह बोली बहन को। ये HNIs के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, ना टैक्स लगवा के दे सकते। कह रहा है जी कम से कम टैक्स लगवा के तो देने का ऑप्शन दे दो इनको। कह रहा है इस एक्सटेंट तक, जहाँ तक, इस लिमिट तक जहाँ तक ये एनकरेज करेगा पैसे के डिस्पर्सन को, वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को, कह रहा है वहाँ तक ना टैक्स ट्रीटमेंट अगर करवा दें इन लोगों के गिफ्ट की, वो प्रोवाइड करेगी एक लाइट टच, एक लाइट रेगुलेशन, और किसके लिए, बजाय उस ब्लंट इंस्ट्रूमेंट के जो है इनहेरिटेंस टैक्स। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को मौका दो पैसा देने का किसी और आदमी को, चाहे टैक्स ही लगा लो उस पर, गिफ्ट टैक्स लगा लो। इससे क्या होगा, आप एक लाइटर टच दे दोगे रेगुलेशन को, रेगुलेशन थोड़ी आसान बन जाएंगी जो आपने बहुत कड़ी की हुई है अभी। और बजाय इस ब्लंट इंस्ट्रूमेंट के जो इनहेरिटेंस टैक्स का है, ये तो बिल्कुल मत लगा लेना। ये इंस्ट्रूमेंट तो अपने आप में डल है, ब्लंट है एकदम, समझ गए ना, बिल्कुल भी शार्प इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये, जहाँ भी लगाओगे वहाँ लोग परेशान ही होंगे। तो ये तो बिल्कुल मत लगाओ, इनको लाइटर सा टच दे दो, टैक्स ट्रीटमेंट अपने जो है गिफ्ट की करवा के अपने जीते जी किसी को कुछ दे सकें। वेल्थ डिस्पर्शन का मतलब होता है वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन। ये जब गिफ्ट टैक्स से लग के जब पैसा आता है ना HNI से, तभी समाज में पैसा फैलता है ना। कोई आदमी ने 100 करोड़ रुपए किसी पड़ोसी के नाम कर दिए, पड़ोसी ने कुछ नया व्यापार शुरू किया, तो गरीब, अमीर से गरीब में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्पर्शन होता है इसी बहाने। चलिए, कह रहा है जी कार्व आउट्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर गिफ्ट्स टू इंस्टीट्यूशंस। कह रहा है जी टैक्स के जुगाड़। कार्व आउट क्या होता है, फाइनेंशियल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है टैक्स का जुगाड़, किसी तरीके से अपनी वेल्थ को दूसरे आदमी को दे देना टैक्स को कटवाए बिना। कह रहा है जी इंडिया के जो कार्व आउट्स हैं, जो टैक्स के जुगाड़ हैं फाइनेंशियल लैंग्वेज में, वो प्रोवाइड किए गए हैं, और किस लिए, गिफ्ट कर सकें आप इंस्टीट्यूशंस को, किसी अनरिलेटेड आदमी को ना दे सकें, लेकिन ये HNI जो है किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन, किसी NGO को दे सकते हैं, इंस्टीट्यूशन को दे सकते हैं। और इससे क्या होगा, इंडिविजुअल्स आर द बेनिफिशरीज ऑफ गिफ्ट्स इंटरमीडिएटेड दस। और कह रहा है वो इंडिविजुअल्स फिर बेनिफिशरी बन जाते हैं, भोगने वाले बन जाते हैं इन गिफ्ट्स को, जो इस प्रकार से इंटरमीडिएट होते हैं, इंस्टीट्यूशन के बिचौलिएपन से इनको मिलते हैं, ठीक है ना। तो किसी NGO को दे दो और NGO जिसके नाम से चल रहा है उसको पैसा मिल जाएगा। तो ये जुगाड़ जरूर कर रखा है HNIs ने, ये जुगाड़ इनको मिला हुआ है। इंडिविजुअल्स की वर्ब है आर, कार्व आउट्स की वर्ब है हैव बीन प्रोवाइडेड। लास्ट में कह रहा है टैक्स डिज़ाइन शुड अलाउ फॉर इंटरपर्सनल गिफ्ट्स बियॉन्ड द टाइट टर्म ऑफ फैमिली। कह रहे हैं इंडिया का टैक्स डिज़ाइन जो है उसको अलाउ फॉर करना चाहिए, इस चीज़ की इजाज़त देनी चाहिए जो है इंटरपर्सनल गिफ्ट की, म्यूचुअल गिफ्ट की, एक दूसरे में पर्सनल दिए जाने वाले तोहफे की, है ना, फैमिली के पार, बियॉन्ड द टाइट टर्म ऑफ फैमिली, फैमिली की उस कड़ी परिभाषा के पार, टाइट टर्म के पार। डिज़ाइन की वर्ब है शुड अलाउ। कॉन्सेप्ट ऊपर ये था, जो रह गया ऊपर, अलाउ और परमिट वर्ब अपने बाद में लेती है टू इन्फिनेटिव।
और जो लेट वर्ब है वो इनकी सिनोनिमस वर्ब है, लेकिन वो लेती है वर्ब की बेस फॉर्म। अगर अलाउ करना है तो टू इन्फिनेटिव लगा के बताना पड़ेगा जिस काम के लिए कर रहे हो। लेट को बिना इन्फिनेटिव के यूज़ कर सकते हैं। एन एंग्री मॉब ऑफ विलेजर्स डिड नॉट अलाउ या लेट द मिनिस्टर टू एंटर द विलेज। एक गुस्सैल भीड़ जो थी गांव वालों की, विलेजर्स की, उसने परमिट नहीं किया, अलाउ नहीं किया मिनिस्टर को गांव में घुसने को, एंटर द विलेज करने को। यहाँ पे अलाउ वर्ब ने जिसको जिस चीज़ को अलाउ किया है टू एंटर यानी कि टू इन्फिनेटिव लगा के लिखा है, और बिल्कुल सही है ये। लेकिन अगर मैं अलाउ या परमिट की जगह लेट लगाना चाहूँ तो सेंटेंस वही रहेगा, लेकिन टू एंटर की जगह एंटर लिखना पड़ेगा। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा के रखें, इसको आगे लंबा नहीं खींचेंगे, और भी इसमें एक कॉन्सेप्ट और था, फिर किसी क्लास में करवा देंगे। इतना ध्यान में रखना, आज के क्विज़ में पूछा गया है। रैप अप करेंगे सेशन को। आ जाओ जल्दी से अपने आर्टिकल जो है क्विज़ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इनमें से कौन सी चीज़ जो गिफ्ट है, टैक्स है जो गिफ्ट पे, उनको इलॉजिकल बनाती है भारत में, शादियों को छोड़ के। शादियों में तो चलो देना ही है, उसमें तो टैक्स नहीं लगता। कह रहा उसके अलावा जो गिफ्ट हैं उन पे जो टैक्स है उसको भारत में बहुत इलॉजिकल बनाती है। पहली चीज़ ये, ज़्यादातर इंडियंस गरीब हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं देने को। दूसरी चीज़ ये, गिफ्ट पे टैक्स गलत है क्योंकि भारत में कोई इनहेरिटेंस टैक्स का सिस्टम ही नहीं है। तीसरी चीज़ ये, पीपल हमेशा अवॉइड टैक्स कर सकते हैं चोरी छुपे ट्रांजैक्शन करके, कभी भी वो गिफ्ट देंगे ही नहीं, टैक्स पे गिफ्ट देंगे नहीं, चुपचाप अपना गिफ्ट दे आएंगे, थमाएंगे, जो आजकल नहीं हो सकता। 10-5 लाख की चीज़ आप ले ही नहीं सकते बिना अपना पैन कार्ड दिए हुए, तो कोई सवाल ही नहीं है इस चीज़ का कि आप किसी को गिफ्ट कर सकें। पैसा देंगे तो सामने वाले को छुपा के रखना पड़ेगा आईटी वालों से, और समझ गए ना, लाख लफड़े हैं पैसा भी घर पे रखने के। तो देख लो तीनों में से कौन सा रीज़न आपको सही लगता है, किस रीज़न की वजह से भारत में टैक्स का जो कानून है वो सही नहीं है, गिफ्ट पे लगने वाले टैक्स का। आर्टिकल आपने अच्छे से पढ़ा है, मेरे ख्याल से देखते ही आंसर निकल आना चाहिए, और अगर नहीं निकल रहा तो फिर नन ऑफ द आंसर्स आपका रीजन लग जाएगा, नन ऑफ द रीजन्स। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया, वहाँ से मैच कर लो। सेकंड में पूछा है, कह रहा है जी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव गिफ्ट टैक्स का इन जनरल क्या है दूसरी कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, क्यों लगाया जाता है जो है गिफ्ट टैक्स? इंक्रीज़ करने के लिए सरकार की जो है कमाई को, या लोगों को रोकने के लिए कि वो इनहेरिटेंस टैक्स को अवॉइड ना करें, इस चीज़ को रोकने के लिए जहाँ भी वो लगता है, या फिर वेल्थ ट्रांसफ़र को एनकरेज करने के लिए ब्लड रिलेटिव्स के अंदर, इसलिए इसको लगाया गया है, और या फिर अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने के लिए ताकि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो सके समाज में। तो क्यों जो गिफ्ट टैक्स लगाया जाता है दूसरे देशों में, आपसे इस कारण को पूछा गया है। मेरे ख्याल से थोड़ा सोच विचारने वाला क्वेश्चन है, मेंस लेवल का है, सब लोग ट्राई दो। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखा हुआ है, आंसर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। कित एंड किन का जो मीनिंग पूछा है ईडियम का, ऑलरेडी आपको ये ईडियम या फ्रेज बोल दो, फ्रेज करवा ही चुके हैं आपको, है ना। सोलेम का आपसे सिनोनिम पूछा है, तो सोलेम वर्ड संजीदा बोलते हैं इसको, है ना। 2-3 सिनोनिम इसको लिखने हैं आपको इंग्लिश में। वन वर्ड पूछा है, एक ऐसा आदमी जो बिना विल के बिना वसीयत के मर जाए, उस आदमी को क्या बोलते हैं, है ना। चलिए, और 6वें 7वें में आपको सेंटेंस को इंप्रूव करना है। फर्स्ट आपको एरर मिलेगी इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पे, और सेकंड आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। सही कर दो, फर्स्ट कमेंट में डाल दो। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में टुमारो। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।